बुक से उठाया और नोटबुक में डाल दिया, बुक से उठाया नोटबुक में डाल दिया, ये नहीं होना चाहिए। ग्राउंड में जाके उन चीज़ों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। टेस्ट क्लियर नहीं वो कर रहा हूँ जो मतलब मेरे को मतलब अब मेरे पास ये टेंशन नहीं है कि मेरे को इस साल ही मेरा सिलेबस कवर होना चाहिए साल का। अब मैं ओवरऑल नॉलेज गेदर कर रहा हूँ, ना कि मेरे पास कोई बर्डन है कि परसेंटेज लानी है, सिलेबस पूरा करना है, ये करना है, इस क्लास को पास करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये चीज़ें सब भूल हम ये सीख ले सकते हैं कि होमवर्क मत बच्चों पे प्रेशर मत डालो। होमवर्क का जो एक प्रेशर होता है वो सिर्फ ये होता है कि आप अपना काम कर लो, उससे ज़्यादा कोई मायने नहीं रखता होमवर्क। या फिर उससे ज़्यादा ये मायने रखता है कि घर पे हमारा बच्चा लगा रहेगा। अरे लगे रहने से एजुकेशन थोड़ी आएगी। लगे कि आप लोगों के लिए सच में एजुकेशन सिस्टम का मतलब क्या है, और आप लोग भी मेरी तरह एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो कि हाँ मैं भी बदलना चाहता हूँ, मैं भी इस सिस्टम से तंग आ चुका हूँ, मैं भी इस ऐसे सिस्टम से तंग आ चुका हूँ जो मेरी तो सुनता नहीं है लेकिन दूसरों की इतनी सुनेगा कि बात नहीं। तो अभी जो आपने वीडियो की क्लिप देखी वो मैंने एक वीडियो पहले बताया था। उस वीडियो में था कि क्या प्रॉब्लम्स है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। ये था कि हम कैसे एजुकेशन सिस्टम को आने वाले कुछ सालों में चेंज कर सकते हैं, क्या ऐसे मेथड हो सकते हैं जिनके द्वारा चेंज किया जा सकता है। पहले मैं क्या करता था कि मैं सिर्फ ये दिमाग में लगा के चलता रहता था कि एजुकेशन सिस्टम तो ख़राब है, एजुकेशन सिस्टम से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उस चीज़ का करने से मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ना मेरी एजुकेशन में कोई फ़ायदा हुआ, ना मेरी ओवरऑल पर्सनैलिटी में कोई फ़ायदा हुआ। तो इसका ये जो मैंने ऑफेंड हुआ था ना, मेरे पास जो गुस्सा था एजुकेशन सिस्टम का वो कोई मतलब का नहीं था, वो नॉनसेंस था एक तरह का। उसका एक तरह से मेरे को उस टाइम क्या करना चाहिए था, मेरे को उस टाइम उस चीज़ के मतलब मेथड ढूंढने चाहिए थे, ऐसे मेथड ढूंढने चाहिए थे जिनके द्वारा एजुकेशन सिस्टम सुधर सके, ना कि सिर्फ हमेशा एजुकेशन सिस्टम को कर्ज करता रहूं, सिर्फ अब्यूज करता रहूं एजुकेशन सिस्टम को। उससे कुछ नहीं होगा, उससे सिर्फ मेरे अंदर एक प्रोकास्टिनेशन वाला मोड होता है वो जाग जाएगा, क्योंकि मैं सोचूंगा यार एजुकेशन सिस्टम तो कोई फायदा ही नहीं और मैं पढ़ के भी क्या कर लूँगा। तो आज एजुकेशन सिस्टम को इंडियन एजुकेशन सिस्टम को सही करने के हम उपाय ढूंढेंगे कि कैसे एजुकेशन सिस्टम को सही किया जा सकता है। थोड़ी बहुत रिसर्च और थोड़ा बहुत जैसे मैंने इतने सालों में जो देखा है उससे आज हम देखें। सबसे बड़ा फ्लो जो एजुकेशन सिस्टम में जो मेरे को लगा वो है कि हम प्रैक्टिकली चीज़ों को नहीं समझाते, हम प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड नहीं है, हम थ्योरेटिकल नॉलेज की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। अब मैथ में अगर जैसे ट्रिग्नोमेट्री होती है तो ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ पे यूज की जाती है वो ट्रिग्नोमेट्री, इंग्लिश में जो वर्ब होती है उसको कैसे डेली लाइफ में उसको यूज किया जाए, ये सब चीज़ें होती है प्रैक्टिकल नॉलेज में। ना सिर्फ ये कि बुक से उठाया और नोटबुक में डाल दिया, बुक से उठाया नोटबुक में डाल दिया, ये नहीं होना चाहिए। ग्राउंड में जाके उन चीज़ों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट। ग्राउंड का मतलब ये नहीं है कि प्ले ग्राउंड में चले गए, इसका मतलब ये कि रोज उनको प्रैक्टिस में लाना चाहिए। तो यही सबसे बड़ा जो फ्लो मेरे को लगा एजुकेशन सिस्टम में कि भाई अगर जब तक प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें नहीं समझाई जाएंगी ना तब तक 90% ऑफ द बच्चों के पास नहीं जाएंगी वो चीज़ें। अगर आप थ्योरेटिकली समझा रहे हो तो कुछ ब्राइट स्टूडेंट्स के पास तो वो चली जाएंगी, लेकिन जो 60 से 70% जो बच्चे उनके पास वो नॉलेज नहीं जाएगा, उनके पास जो आप समझा रहे हो उनके दिमाग में नहीं जाएगा। और फिर आप उससे क्या करोगे, उससे आप ये करोगे कि ये बच्चा अच्छा है और ये बच्चा बुरा है। आप क्लासीफाई कर दोगे कि ये तो बुरा है और ये अच्छा है। उसकी भी एक इंडिविजुअल फील्ड है जिसमें वो कुछ कर सकता है। पढ़ाई उसके लिए नहीं बनी तो ऐसा नहीं है कि वो किसी चीज़ के लिए नहीं बना, उसके लिए कुछ और होगा। इस चीज़ के बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। अभी फिर से टॉपिक पे आते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी सब बच्चों को पसंद नहीं होता। देखो अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी समझ में नहीं आएगा, उनको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज से ही वो गेन कर सकेंगे, तो इसका क्या इलाज हो सकता है? इसका ये हो सकता है, इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है कि आप हर स्कूल में एक सर्वे कंडक्ट कराओ। अथॉरिटी आपके पास आए और फिर आपको बोले कि
आप ये सर्वे कंडक्ट करो, नहीं, आप एज ए प्रिंसिपल, एज ए टीचर हो तो क्लासरूम में, प्रिंसिपल हो तो स्कूल में, ऐसे सर्वे कंडक्ट कराओ कि किन बच्चों को कैसे पढ़ना पसंद आता है। अगर उनको प्रैक्टिकली, अगर एक क्लास में 90% बच्चों को प्रैक्टिकली पढ़ना पसंद है तो उनको ज़्यादा प्रैक्टिकल में लेके जाओ, और कुछ अगर बच्चे ज़्यादा थ्योरेटिकली पढ़ने वाले हैं तो उनको थ्योरेटिकल भी कराओ और प्रैक्टिकल भी कराओ। पहले थ्योरेटिकली समझाओ चीज़ों को, फिर प्रैक्टिकली कराओ। लेकिन जिन क्लास में ये है कि ज़्यादा प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं उनको ज़्यादा प्रैक्टिकल में इन्वॉल्व करो, थ्योरेटिकली कम इन्वॉल्व करो। भाई मेहनत लगेगी, ऐसा नहीं है कि बैठ जाएंगे। अब क्या क्या एक्सक्यूज़ देते हैं इस चीज़ का कि यार अंग्रेज़ों ने बना दिया, तो भाई अंग्रेज चले भी गए ना, अब तो हमारे को करना है। इसमें बहुत मेहनत लगेगी, बहुत टाइम जाएगा, लेकिन जो इससे जुड़ा हुआ होगा, जिसके खुद के अंदर एक पैशन होगा ना एजुकेशन को लेके, पढ़ाई को लेके, टीचिंग को लेके, वही इसको लंबे समय तक कर सकेगा। जिसको रिजल्ट भी नहीं मिल रहे होंगे लेकिन वो फिर भी करेगा। ये बहुत ही लंबी प्रोसेस है, बहुत ही हार्ड प्रोसेस है, बहुत ही ज़्यादा इसमें टाइम, आपका समय, आपका पैसा, सब कुछ खपेगा। जैसे जब तक इसके साथ स्टिक रहोगे ना तब तक बढ़िया है, क्योंकि अगर इसको छोड़ दिया बीच में, आपको लगा कि यार इसमें तो बहुत जोर आ रहा है, बच्चे को भी समझ में नहीं आ रहा, बच्चे को भी उससे है ना प्रैक्टिकल नॉलेज में इन्वॉल्व होने में भी टाइम लगेगा। ऐसे ही नहीं कि आप सीधे ग्राउंड में लेके चले गए, नहीं, उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करना होगा, उसको उस चीज़ में ढालना होगा। प्रैक्टिकल नॉलेज का जो एक तरीका उसमें ढालना होगा, उसमें टाइम लगेगा। इसलिए बोल रहा हूँ, टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और मनी कंज्यूमिंग भी होगा, हार्ड वर्क भी लगेगा, कंसिस्टेंसी भी चाहिए होगी, पेशेंस भी चाहिए होगा। ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी एक बच्चे को सही से नॉलेज देने में, ठीक है। बच्चा अलग होता है, उसको क्लासीफाई मत करो कि ये बच्चा ब्राइट है, ये बच्चा डम, तो ऐसे क्लासीफाई मत करो। उनको पहचानो कि वो किस चीज़ में बेटर है, उनको पहचानो कि उनका वे ऑफ रीडिंग क्या है, उनका वे ऑफ लर्निंग क्या है। हर बच्चे का अलग होता है, लर्निंग होता है, वे ऑफ कैप्चरिंग नॉलेज होता है। तो हर एक बच्चे को वैसे समझो, पहले उसको समझो और फिर वैसे ही उसको समझाओ। उसको ये मत कर दो कि तू तो खराब है, तेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अरे उसको वो चीज़ है ना, मतलब जैसे आप समझा रहे हो वो समझ में नहीं आ रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको आपका पढ़ाने का तरीका समझ में नहीं आ रहा, ना कि ऐसे नहीं कि उसका माइंड डम है। इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पहली चीज़ कि उसको आपका वे समझ में नहीं आ रहा, दूसरा वो डम है, ठीक है। तो इन दोनों को अलग अलग समझो। हर बच्चे का कुछ पैशन होता है, उसका अगर पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा तो उसका खेल में लगेगा, खेल में नहीं लग रहा तो आर्ट में लगेगा, आर्ट में नहीं लग रहा तो किसी ऐसी चीज़ में लगेगा जो बहुत ही डिफरेंट हो। तो उसको वैसे ट्रेन करो, ना कि सिर्फ एक पढ़ाई को लेके चलो, ठीक है। उसको स्पोर्ट्स में भी जाने दो। अब मैं क्या देखता हूँ कि 8-9 क्लास तक जब तक बोर्ड नहीं आएगा, अब तो 8th में भी, RBSC में 8th में भी आता है, तो 6-7 तक तो आपको पूरी तरह खिलाएंगे, हर चीज़ में इन्वॉल्व करेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, किसी और स्कूल की बात नहीं कर रहा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना कि कैसा मेरे साथ हुआ। तो आपको जब तक बोर्ड नहीं आएगा तब तक तो आपको पूरी तरह से हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाएगा। 26 जनवरी, 15 अगस्त, एनुअल डे, एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन जैसे ही बोर्ड क्लास आएगी आपको सिर्फ एक चीज़ पे डाल दिया जाएगा कि भाई पढ़ाई कर, सिर्फ पढ़ाई कर। तो ऐसा भी मत करो। ये मैंने उस वीडियो में बात की, वो वीडियो ज़रूर देखो, आई बटन में आ रहा होगा। तीसरी चीज़ कि भाई जो लॉकडाउन ने हमें फ्रीडम दी ना पढ़ने की, कि किस तरह से हमें पढ़ना, वो सिर्फ एक ट्रेडिशनल मेथड ही नहीं है कि स्कूल में जाना और पढ़ना। आज जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, अगर मैं मेरी स्टोरी बताऊँ तो मैं कैसे पढ़ता हूँ कि मैं जो क्लियर नहीं है वो कर रहा हूँ, जो मतलब मेरे को मतलब अब मेरे पास ये टेंशन नहीं है कि मेरे को इस साल ही मेरा सिलेबस कवर होना चाहिए, इस साल का। अब मैं ओवरऑल नॉलेज गैदर कर रहा हूँ, ना कि मेरे पास कोई बर्डन है कि परसेंटेज लाने हैं, सिलेबस पूरा करना है, ये करना है, इस क्लास को पास करनी है, एटसेट्रा। उन सारी चीज़ों की टेंशन छोड़ के अब मैंने इस चीज़ पे फोकस किया है कि मैं जो भी पढ़ूंगा वो सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ूंगा, ना परसेंटेज के लिए ना पढ़ूंगा, ना किस लिए पढ़ूंगा, किसी चीज़ के लिए नहीं पढ़ूंगा। मैं बस नॉलेज एक्वायर करने के लिए पढ़ूंगा, मेरे बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पढ़ूंगा। मैं
उस चीज़ के लिए पढ़ूंगा जो मेरे को हमेशा से पढ़नी चाहिए थी। और यही आप लोगों को समझना, चाहे आप टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे आप किसी भी पोस्ट पे हो, बट आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आप अगर टीचर हो तो आप नॉलेज के लिए पढ़ा रहे हो, ना कि अपनी सैलरी पाने के लिए, ना उनको परसेंटेज दिलाने के लिए, बल्कि उनको रियल नॉलेज बता रहे हो। ठीक है। और अगर आप प्रिंसिपल हो तो आप बच्चों को कंट्रोल कर रहे हो, आप टीचर को कंट्रोल कर रहे हो, तो सिर्फ एक चीज की वजह से नहीं कर रहे हो कि उस सैलरी की वजह से नहीं कर रहे हो। अगर आपका सच में पैशन है तो आप उस चीज को करो, नहीं आप खुद तो मतलब डर डर के जी रहे हो या मर मर के जैसे भी जी रहे हो कि बस पैसे अच्छे मिल रहे हैं तो हम कर रहे हैं जो, बनना कोई मतलब नहीं है। तो आप खुद तो अपनी लाइफ किसी ना किसी तरह मेंटली इफेक्ट हो रहे हो, बल्कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो खराब हो रहे हैं, बल्कि आप उसके साथ बच्चों का भी फ्यूचर, उनके फ्यूचर में भी कुछ ना कुछ गलत प्रभाव डाले, क्योंकि आप उस चीज के बारे में पैशनेट हो ही नहीं। आप रोज आते हुए उखड़े हुए मुंह के साथ और फिर आप बच्चों को उसी उखड़े हुए मुंह के साथ उनके साथ इंटरेक्ट करते हो, तो वो भी सोचेंगे कि क्या है यार। तो भाई अगर आपका पैसा नहीं है तो इसको छोड़ दो, क्योंकि आपके साथ 50 या 60 लोगों की जिंदगी और जुड़ी है जो आप पे किसी न किसी तरह डिपेंडेंट है। अगर आप उनको सही तरीके से, सही वे में अगर उनको नॉलेज प्रोवाइड नहीं करा रहे हो, सिर्फ एक सैलरी आपको जो पीछे से मिल रही है और सिर्फ परसेंटेज के लिए उनको पढ़ा रहे हो, तो उनको नॉलेज के लिए पढ़ाओ। कि अगर आप पढ़ा ही रहे हो, किसी भी तरह आपको पढ़ाई रहे हो, तो उनको नॉलेज के लिए पढ़ाओ यार। उनको ऐसे मत पढ़ाओ कि खाना पूर्ति के लिए पढ़ाओ। ठीक है। तो आप बेस क्लियर करने के लिए और जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वो पढ़ो। ठीक है। और दूसरे सब्जेक्ट जो आपको पसंद नहीं है फिर भी आप उनको मतलब पास होने जितना पढ़ लो, लेकिन जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है ना उसमें जान डाल दो आप। ठीक है। उसको अगर आपका इंटरेस्ट भी और उसको सही से पढ़ोगे तो फिर आपका फायदा भी, चाहे वो आर्ट्स ही क्यों ना हो, चाहे वो सोशल साइंस ही क्यों ना हो, चाहे वो इंग्लिश ही क्यों ना, चाहे वो हिंदी क्यों ना हो, कोई भी एक सब्जेक्ट ऐसा है जिस पे आप सोचते हो कि हाँ पकड़ बन सकती है, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो उस पे बनाओ। तो यार अब बात हो गई कि आप एक अपना सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट चूज कर लो और फिर उस पे पकड़ बना लो और सब्जेक्ट को सिर्फ पास होने लायक में मार्क्स ले आओ। तो इसमें सबसे बड़ा गैप आता है कि यार पेरेंट्स को कैसे मनाएं। पेरेंट्स जब देखेंगे कि हमारे इंग्लिश में तो इतने बढ़िया नंबर आ रहे हैं और मैथ में एकदम ही पासिंग मार्क्स जितने नंबर आ रहे हैं, तो ये टॉपिक भी बहुत बड़ा हो सकता है कि पेरेंट्स को कैसे मनाएं। इसका भी एक सेपरेट वीडियो बन सकता है, तो वो उस वीडियो में बात करेंगे थोड़ी और रिसर्च के साथ, और जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके साथ वो वीडियो भी जल्दी आएगा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, एजुकेशन सिस्टम को कैसे बदला जा सकता है। हम और कंट्रीज हैं जैसे फिनलैंड हो गई, जापान हो गई, जर्मनी इज अ वेरी ग्रेट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। तो इन कंट्रीज से हम क्या एजुकेशन ले सकते हैं, वहाँ से हम क्या सीख कैसी ले सकते हैं अपने एजुकेशन को बेटर बनाने के लिए। तो ये जो अभी टॉपिक बता रहा हूँ कि किन कंट्रीज से हम ले सकते हैं, ये इस टॉपिक का आइडिया मुझे इस वीडियो से मिला अभी एंड न्यू कि हम कैसे एजुकेशन सिस्टम को बढ़िया बना सकते हैं। तो पहला उस वीडियो में भी यही बात कही थी कि जो फिनलैंड का है, फिनलैंड की जो कंट्री है, वहाँ से हम क्या ये सीख ले सकते हैं कि होमवर्क मत दो, बच्चों पे प्रेशर मत डालो। होमवर्क का जो एक प्रेशर होता है वो सिर्फ ये होता है कि आप अपना काम कर लो, उससे ज़्यादा कोई मायने नहीं रखता होमवर्क, या फिर उससे ज़्यादा ये मायने रखता है कि घर पे हमारा बच्चा लगा रहेगा। अरे लगे रहने से एजुकेशन थोड़ी आएगी, लगे रहने से नॉलेज थोड़ी मिलेगा। वो तो एक बर्डन हो गया उस बच्चे पे कि हाँ हमारे को इस टीचर ने ये होमवर्क दिया और हमें ये करना है। एक तरह से बर्डन ही तो है। तो इस बर्डन को लेके क्या फायदा, बल्कि उनको ये बताओ ना कि तुम लोग घर पे जाके ये चीज प्रैक्टिकली करोगे, इसको उस बच्चे को उस एक्टिविटी में मजा भी आएगा। अरे मैं अभी जैसे ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ छोटे बच्चों की, जैसे 6th-7th क्लास की, तो उसमें आता है कि यार जो एक्टिविटी लिखी आती है ना बुक में साइड में,
यार वो एक्टिविटी सच में कुछ है, उनसे बच्चा सीख सकता है, लेकिन उनको अवॉइड किया जाता है कि इनमें कुछ नहीं है। बच्चा पूछता है मैम ये क्या है, तो मैम बोलेंगी यार ये तुम्हारे लायक चीजें नहीं, ये कभी करेंगे। अब वो कभी नहीं आता, वो कभी करना कभी नहीं आता, बल्कि वो एक्टिविटीज ही उस चैप्टर का सार हो सकते हैं, वही उस बच्चे को समझा सकते हैं अच्छी तरीके से, बल्कि नहीं करेंगे हम तो, क्योंकि हम तो उन पे प्रेशर डालने के लिए बने ना। तो प्रेशर मत डालो, प्रेशर मत डालने का मतलब होमवर्क मत दो उन बच्चों को, बल्कि उनको प्रैक्टिकली कुछ ऐसा दे दो वर्क जिससे वो घर पे जाकर करें। उनको जो राइटिंग का काम है ना, वो आप स्कूल में दे दो कि स्कूल में बच्चे को कर ले राइटिंग का काम। और राइटिंग का काम करना क्यों है भाई, तुम ना तो उसके दिमाग में डाल रहे हो, ऊपर से राइटिंग का भी तुम्हारे वो बर्डन, तुम उनके बर्डन डाल रहे हो, दोनों चीजें हो गई ना। तो इन दोनों चीजों को खत्म कर सकते हैं ना अपन। फिर एजुकेशन सिस्टम क्यों बेटर नहीं हो सकता, व्हाई कांट बी बेटर, इट कैन, इट डिपेंड्स ऑन अस। ओके, तो होमवर्क मत दो, होमवर्क पूरी तरह ही बंद होना चाहिए। फिनलैंड जब इतनी बड़ी कंट्री जो एजुकेशन के मामले में इतनी बड़ी है, वही जब इतना सोच समझ के ये करती है, तो हमें भी करना चाहिए। दूसरी चीज आती है कि जापान जो है, उसके बारे में आपने सुना होगा कि वो मोरल एजुकेशन पे बहुत ध्यान देगा। मोरल एजुकेशन का मतलब ये है कि साफ सफाई पे, अपने कल्चर पे, अपने जो देश का जो हिस्ट्री है या फिर जो देश का एक जो कल्चर है, हर एक जो स्टेट का कल्चर है, उस चीज पे जापान का बहुत ज्यादा ध्यान रहता है। मोरली वो बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, सिद्धांत होते हैं उन बच्चों के पास, वो बच्चे साफ सफाई करते हैं अपने स्कूल की। और अपन जब बोलते हैं, एक जो अपन स्कूलों में होता है ना कि संडे को भी आएगा तू, क्या साफ सफाई करेगा स्कूल की, तो उसको बैड टर्म में ले जाते हैं कि भाई साफ सफाई करना बुरी बात है, बल्कि वहां पे छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा बच्चा सफाई करता है स्कूल की। ये कैसे बना सिस्टम, क्योंकि जापान ने बचपन से उन बच्चों में डालना शुरू कर दिया। अब तुम सीधे बड़े वाले बच्चों को बोलोगे ना कि सफाई कर ले, वो उस क्या बोलते हैं, एक वो अंदर से जो फीलिंग आती है ना, कि वो फीलिंग का नाम होता है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, कि वो उस मतलब आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट फीलिंग, बट वो कुछ ऐसा है कि वो लगाव नहीं होगा उनको सफाई से, बल्कि छोटे बच्चे से कराओगे तो वो नई नई चीजें, ये क्या ऐसे सफाई होती है, ऐसे सफाई, तो उस लगाव से, उस एक्साइटमेंट के साथ जब वो करेगा ना, और फिर उसके बाद आदत बनने लग जाएगी उसकी। तो जितना छोटे बच्चे में एक्साइटमेंट होता है, उतना बड़े बच्चे में नहीं होता। तो छोटे बच्चों से अगर स्टार्ट करें तो जब बड़े होते जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। मोरल एजुकेशन हम कैसे डेवलप कर सकते हैं कि यार जापान तो बहुत मुश्किलों से फिर वो जूझ गया, और फिर भी वो ऐसा कर रहा है। उसकी इकोनॉमी एकदम क्रैश हो गई थी जब नागासाकी में जब बॉम्ब गिरा था, और एक और था वो, आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट सिटी, हिरोशिमा। तो इन जब जो जगहों पर जब बॉम्ब गिरा था, तो उनकी वो जो पूरी कंट्री थी उसका विनाश हो चुका था एक तरह से, पूरी इकोनॉमी का। लेकिन फिर भी वो उस ताकत के साथ वापस आए। चाइना अपने बाद क्या बोलते हैं वो इंडिपेंडेंट हुआ, लेकिन फिर भी आज इतनी बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए। हम तो फिर भी उनसे बहुत ज़्यादा पहले इंडिपेंडेंट हो चुके थे, लेकिन आज भी हमें एक रोना लेके बैठे कि ब्रिटिशर्स ने बदल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मोरल एजुकेशन हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? हम रामायण पढ़ा सकते हैं, हम वेद पढ़ा सकते हैं, हम महाभारत पढ़ा सकते हैं, हम कुरान पढ़ा सकते हैं, हम बाइबल पढ़ा सकते हैं। और जब ये चीज़ें पढ़ाएंगे ना जब बच्चों को, तब इससे क्या होगा कि हमारे देश में रिलीजन की प्रॉब्लम जो थी ना, वो भी नीचे बैठ जाएगी। जो एक रिलीजन वाली प्रॉब्लम थी ना कि एक दूसरे में फूट डालना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब चीजें जो बटे हुए हैं ना आज हमारे देश में, मानो या ना मानो ये बटे हुए हैं। ये एक पॉलिटिकल चीज हो जाती है। पॉलिटिकली इसको मैं इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, लेकिन ये सब बटे हुए हैं आपस में। क्यों बटे हुए? क्योंकि हमें बचपन से बताया जाता है कि मुसलमान होगा वो गंदा होगा, मुसलमान को ये बताया जाता है वो हिंदू। हम
हमें वहाँ पे इस चीज़ को ख़त्म करना है। और जो भी मैं तो ये समझता हूँ कि जो भी इंडिया में आज प्रॉब्लम हो ना, इकोनॉमी के रिलेटेड, पॉलिटिशियंस के रिलेटेड, या फिर कल्चर के रिलेटेड, कल्चर क्यों गायब हो रहा है, वो सब चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन हो सकता है कि एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करो। जो भी बच्चे वह जो फील्ड में जाएंगे ना, तो वो बढ़िया एजुकेशन के साथ जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप ही कम होगा, क्योंकि वो खुद पैसा जनरेट करना सीख लेंगे। बिजनेस सिखा सकते हैं हम, मोरली बिजनेस सिखा सकते हैं। चाणक्य, डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लई, वो चाणक्य को इतनी गहराई से वो क्या बोलते हैं उसको जांच चुके कि अगर वैसे लोग हमारे इंस्टीट्यूशन में है, छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन में, और वहाँ पे पढ़ाना शुरू करेंगे चाणक्य की नीति क्या थी, चाणक्य कैसे काम करते थे, तो कितना डेवलपमेंट हो सकता है। और एक मोरल एजुकेशन में एक और चीज़ भी ले सकते हैं कि हम हर हफ्ते फ्राइडे या सैटरडे को, अगर संडे को छुट्टी है तो सैटरडे को, और अगर सैटरडे को छुट्टी है तो फ्राइडे को, कि पूरे दिन फ्राइडे जितने भी 8 घंटे या 9 घंटे जितने भी स्कूल लगते हैं, अभी तो नहीं लग रही, लेकिन जब लगेगी तब हम टीचर्स की कॉन्फ्रेंस करा सकते हैं, टीचर्स की डिबेट करा सकते हैं, टीचर्स के एक तरह से इंटरव्यू कर सकते हैं उनके साथ एक पॉडकास्ट बनाई जा सकती है, उनके साथ कन्वर्जेशन की जा सकती है। तो वो अगर कहीं बैठेंगे डिबेट करेंगे, उनके सामने बच्चे हैं, तो वो अपने एक सब्जेक्ट के मतलब उस तक ही सीमित नहीं रहेंगे। उनका ओवरऑल जो नॉलेज है वो बच्चों के पास जाएगा, और उनका भी ओवरऑल नॉलेज बढ़ेगा। तो इससे 2 फायदे नहीं हो रहे क्या? एक तो टीचर का भी नॉलेज बढ़ रहा है, वो भी पूरी दुनिया का ज्ञान लेके आ रहा है, और जो टीचर के पास है एक्स्ट्रा नॉलेज अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट, वो भी उन बच्चों के पास जा रहे हैं। तो जर्मनी में या फिर कुछ और कंट्रीज में, शायद जर्मनी है, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट है एक ऐसी कंट्री, मैं आपको बता दूंगा कौन सी वो कंट्री है, जिसमें आप, अगर आपको क्लासरूम पसंद नहीं आ रहा है तो आप कुछ वेकेशनल कोर्सेज ले सकते हैं। अब वेकेशनल कोर्सेज हमारे को इंट्रोड्यूस करवाए हैं नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020 में। उसमें हमें बताया गया है कि अगर आपको कुछ दिन का ब्रेक लेना पढ़ाई से और आपको वेकेशनल कोर्सेज करने तो आप वो भी कर सकते हैं। वेकेशनल कोर्सेज वो होते हैं जो मतलब आपके जो आपका पैशन है ना, उसमें आप कुछ दिनों के लिए स्कूल से ब्रेक लेके उस पैशन पे काम कर सकते हो आप। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, लेकिन अब हमें पता नहीं कि वो नई एजुकेशन पॉलिसी कब तक आएगी। उस पॉलिसी में अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है कि हमारे को वेकेशन कोर्सेज भी प्रोवाइड कराए जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। उसमें आप कुछ दिन का ब्रेक ले सकते हो और एक तरह से वेकेशन पे जा सकते हैं, क्योंकि आपको पैशन, जो मैंने बताया ना कि टेस्ट में जोड़ दो जोश और उत्साह, दैट्स बिकम पैशन। पैशन क्या होता है कि जब इंटरेस्ट के साथ जोश और उत्साह भी जुड़ जाता है तब वो एक पैशन बन जाता है। तो वही बात है कि आप कुछ दिनों के लिए अपने पैशन पे काम कर रहे हो तो एक तरह से आप छुट्टी ले रहे हो। आप जो एक दुनिया का एक जो सिस्टम है स्कूल का, उससे आप दूर हो रहे हो कुछ दिन के लिए और खुद पर काम कर रहे हो। जो आपको पसंद है आप उस पर काम कर रहे हो, और ये आपके फ्यूचर में भी आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा। नहीं आप अगर नॉर्मल ऐसे ही स्कूल में जाते रहे और ऐसे ही सब्जेक्ट पढ़ते रहे तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा। आपका सिर्फ एक सब्जेक्ट या जो सब्जेक्ट है उसमें से किसी एक पे अच्छी पकड़ है तो उसका ही होगा। लेकिन आप वेकेशनल कोर्सेज में जाओगे, कुछ नई नई चीज़ें सीखोगे। पैशन का मतलब ये नहीं कि आपको पैशन मिल चुका हो, लेकिन वहाँ पे जाके आप पैशन फाइंड भी कर सकते हो कि कुछ नई नई चीज़ें ट्राई कर सकते हो। तो आपको नए नए फील्ड से रूबरू होने का भी मौका मिलेगा। तो दैट विल बी अ ग्रेट थिंग यार। मेरे जैसे लोगों के लिए तो इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। अब मेरे जैसे लोग जो अपने पैशन को फाइंड कर चुके हैं और अब उन्हें काम करना है, बट ये स्कूलिंग सिस्टम जो आ रहा है ये बीच में ये एक तरह से अड़ंगी आ रहा है। तो आप कुछ दिन का ब्रेक ले सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग टू हैव। और कैरियर काउंसलिंग भी होनी चाहिए। छोटी छोटी स्कूलों में भी कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए। कैरियर काउंसलिंग का मतलब ये नहीं कि आप किसी कैरियर काउंसलर को बुला रहे हो, आपसे 1-1.5 लाख रुपए चार्ज कर रहे हो और फिर आपके पूरे बच्चों को समझा रहे हो। उसमें क्या होगा कि पहली बात तो सब बच्चों से वो रिलेट नहीं कर पाएगा, सब बच्चे उसकी बात समझ नहीं पाएंगे। तो ऐसे नहीं, आप YouTube पे जाके
हर मतलब जो भी आपको लगता है कि हाँ ये बढ़िया कैरियर काउंसलर हैं, तो उनके वीडियोस आप चला सकते हो, बार बार उनके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हो कि ये वीडियोस देखो, ये भी एक तरह का होमवर्क ही है। और फिर अगले दिन आके आप बताओ, स्टूडेंट को बोलोगे, आप मुझे समझाओगे, पूरी क्लास को समझाओगे कि क्या सीखा मैंने उन वीडियोस से, तो दिमाग में तो वो इतनी भयंकर तरीके से फिट होगी, भूलना तो मतलब ऑनलाइन भूलना तो होगा ही नहीं। हाँ, सब चीज़ें याद नहीं रखी जा सकती, बट ये बेटर वे हो सकता है, उसको मज़ा भी आ रहा है और वो सब कुछ याद भी हो रहा है उसको। तो पढ़ाई को बर्डन बना दिया है, और पढ़ाई को जो बनाना चाहिए था वो बनाया नहीं। पढ़ाई किसके लिए होती है? नॉलेज पाने के लिए होती है, मज़े करने के लिए होती है, एक एक्सपीरियंस पाने के लिए होती है, चाहे वो गुड हो चाहे बैड हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, बट आप एक्सपीरियंस पा रहे हो। और एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा ही नहीं सिखाता, बुरा भी सिखाता है। लेकिन आप बुराई से भी कई बार बहुत आपका माइंड डेवलप होता है और आप ये भी सोचते हो कि दुनिया में ऐसे भी चलती है और इससे मुझे बचना आगे वाले टाइम में। तो ये होना चाहिए ना एजुकेशन का मतलब, ना कि एक स्कूल में जाना, परसेंटेज लाना। जो भी ये पेरेंट्स देख रहे हैं ना सर और मैम, आप लोगों के लिए यही मैसेज है कि मत डालो बच्चे पे प्रेशर कि इसको इंजीनियर बनाना है। अरे वो इंजीनियर बन भी जाएगा तो वो खुश नहीं होगा। वो एक 3 इडियट्स वाला वो नहीं है क्या डायलॉग कि रोज मरेगा ही वो। तो क्यों इतना प्रेशर डाल रहे हो? जस्ट बी चिल। और चिल करके जितना किल करेगा ना वो फ्यूचर में, किल का मतलब ये नहीं कि किसी को मारना, मर्डर वगैरह। किल का मतलब अपने फ्यूचर में जितना वो ग्रोथ पाएगा, ग्रोथ नहीं पाएगा तो वो खुश रहेगा। यार उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? कैरियर थोड़ी हो सकता है, उससे पैसा थोड़ी हो सकता है। खुशी से बड़ा हो सकता है क्या? आपका बेटा खुश ना रहे और वो पैसे कमाए तो उसका भी कोई मतलब नहीं। आपसे वो गलत तरीके से बात करे या फिर उसको पसंद नहीं है आपसे बात करना, तो फिर उसका भी क्या फ़ायदा? आपसे वो डिटेच हो जाए। उसको भी स्पेस दो। हाँ, इतना स्पेस देना भी अच्छा नहीं, बट उसको स्पेस तो दो, उसको अपने फीलिंग को तो एक्सप्रेस करने दो। ठीक है, चलो आ गया है इस वीडियो का एंड। तो इस वीडियो का एंड यही है कि भाई स्टूडेंट्स, आप भी आवाज़ उठाओ। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक ये एजुकेशन सिस्टम नहीं मिलेगा। आप ये सोच रहे हो कि नई एजुकेशन पॉलिसी आएगी, लेकिन वो कब तक आएगी हमें नहीं पता। 1-2 साल में नहीं आने वाली, उसको टाइम लगेगा। अभी कितना टाइम लगेगा आई डोंट नो, बट उसको टाइम लगेगा। उस पर मत डिपेंडेंट रहो कि वो आएगी और चेंज हो जाएगा। हमें भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। जो भी हमें स्कूलों में गलत लग रहा है, जो भी हमें ऑनलाइन क्लास में गलत लग रहा है कि हमें नहीं ऐसे पढ़ना है, तो आप ट्विटर पर जाओ, ट्वीट करो, इंस्टाग्राम पे जाओ, फोटो शेयर करो कि हमारे साथ ये हो रहा, हमें साथ ये होना चाहिए। एक मूवमेंट क्रिएट कर सकते हो आप घर बैठे बैठे विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, ओके। तो आज इस वीडियो की समरी देखते हैं कि इस वीडियो की समरी क्या है। प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाओ। सबको प्रैक्टिकल नॉलेज समझ में नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, तो पहले थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ाओ और फिर प्रैक्टिकल नॉलेज पढ़ाओ। हर इंडिविजुअल लेवल पे आप सर्वे करा सकते हो। दूसरी चीज़ कि हर बच्चा अलग होता है, उस पर बर्डन मत डालो कि तू गंदा है, तू अच्छा है, तू ब्राइट है, तू डम है। ये चीज़ें मत डिवाइड करो। वो किसी और चीज़ में उसको पसंद होगा, या आपके पढ़ाने का तरीका उस बच्चे को पसंद नहीं आ रहा, इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा वो चीज़ें। तो ऐसे मत क्लासीफाई कर दो, उससे बहुत मेंटल प्रेशर आता है उस बच्चे पे। वो फ्यूचर में जो बनना चाहता है वो उससे बिल्कुल ही हट जाएगा। उसको ये लगेगा कि मेरे को फ्रीडम मिल ही नहीं रही। आप उसकी फ्रीडम मार रहे हो एक तरीके से, आप मर्डरर हो एक तरीके से। क्यों नहीं समझ रहे आप? ये बहुत ही कड़वा शब्द बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। उसके आप फ्रीडम मार रहे हो, उसको ये जता के कि तू गंदा है। उसको ये बताओ कि तू गलत है, गंदा मत बोलो। उसको ये बोलो कि तू ये चीज़ खराब कर रहा है, पर तू खराब नहीं है, तेरे में ये चीज़ खराब है, तू खराब नहीं है। तीसरी चीज़ कि लॉकडाउन ने हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं कि हम अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। अपने फेवरेट सब्जेक्ट को पढ़ो, उसमें कैसे पढ़ सकते हो, यूट्यूब का सारा, सोशल मीडिया का सारा लेके कैसे भी आप पढ़ सकते हो। ऐसे टीचर्स के कॉन्टेक्ट में आ सकते हो। चौथी चीज़ कि पेरेंट्स को कैसे मनाएं, तो इसका एक सेपरेट वीडियो बनाने के लिए बोला है मैंने और मैं ज़रूर बनाऊँगा। पाँचवीं चीज़ है कि कंट्रीज से हम क्या सीख सकते हैं। जैसे जापान से हमने मोरल एजुकेशन सीखी,
जर्मनी से या फिर किसी और कंट्री से हमने ये सीखा कि वेकेशन कोर्सेज करा जा सकते हैं। फिनलैंड से ये सीखा कि बच्चों को प्रेशर कम डालो, होमवर्क नहीं देना है। 5 बजे 6 चीज़ ये हो सकती है कि कैरियर काउंसलर्स को हमें बुलाना चाहिए, या फिर अगर इतनी अफोर्ड नहीं कर सकती स्कूल तो हमें यूट्यूब के सहारे उनको अवेयर कराना चाहिए। और छोटे बच्चों को जितना डेवलपमेंट हो सकता है ना, 5 से 6 साल की उम्र इतनी नाजुक उम्र होती है, जिसको जिस डायरेक्शन में लेना चाहोगे ना उस डायरेक्शन में वो बच्चा ढल जाएगा। लेकिन वो आप पे है कि आप किस डायरेक्शन में उसे भेजते हो, उसको एक सिर्फ परसेंटेज वाले चक्कर के डायरेक्शन में भेजते हो या कुछ बढ़िया डायरेक्शन में भेजते हो। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं, मनी कंज्यूमिंग चीज़ें, दिमाग कंज्यूमिंग चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों का मिश्रण ही इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज करेगा। एट द एंड मैंने ये बोला था कि स्टूडेंट्स हमको भी आवाज़ उठानी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको अवेयर किया आप भी किसी और को अवेयर करोगे, तो ऐसे एक चेन बनेगी और ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम बदलेगा। NEP की वेट मत करो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वेट मत करो, उसके भरोसे मत बैठे रहो। पहले तो हम ये बैठे रहे कि ब्रिटिश ने चेंज कर दिया, अब पॉलिटिशियन चेंज करेंगे, हमारे हाथ में क्या है? लेकिन अब हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में ये डब्बा है जिसका नाम है मोबाइल। मोबाइल में एक चीज़ होती है सोशल मीडिया, उसका सहारा लेके हम इस मूवमेंट को आगे तक पहुंचा सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलो।